Hello everyone, welcome to Manavar Education. In this video, we are going to discuss the current affair and general knowledge for CLAT examination 2025. So we have included the current affair from 9 to 15th of September 2024 and this is part 24 of this session. तो इसमें जो है क्लैट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो है जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीक में थे उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पैराग्राफ के फॉर्मेट में, कंप्रीहेंशन फॉर्मेट में हम देखेंगे क्या क्या करंट अफेयर जो है इंपॉर्टेंट है इस वीक के लिए और साथ साथ जो है उससे रिलेटेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन दिस सेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. Before that, here is some important information regarding our social media handles. So join social media handles: Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp. You can join here for important PDF यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है. Subscribe this channel, that is Manavar Law Entrance Examination channel. For डेली अपडेट एंड इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लॉ के एग्जामिनेशन के लिए. In case if you want to join us for self-study program, then you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live और ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. आपको जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर काउंसलर दे देंगे. काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर सेल्फ स्टडी प्रोग्राम लिंक के लिए जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है. ये आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है डेमो क्लास भी अवेल कर सकते हो. सो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड द काउंसलर विल गाइड यू. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, दैट इज द करंट अफेयर सेशन फॉर क्लैट एग्जामिनेशन 2025. तो पहला जो हमारा है दैट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर यूनिफॉर्म डिमोलिशन गाइडलाइंस. तो अभी जो आप लोग देखते होंगे बुलडोजर जस्टिस जिसको कहा जाता है कि कोई भी कन्विक्ट होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक किसी ने जो भी क्राइम किया हो अगर वो क्रिमिनल है भी सो उस पर क्या है कि उसको उसके घर पे जो है बुलडोजर चला दिया जा रहा है, उसके घर को डिमोलिश कर दिया जाता है. तो आप उसकी फैमिली जो है जिम्मेदार नहीं है, फैमिली क्रिमिनल नहीं है, तो आप किसी क्रिमिनल के घर को गिराना कहाँ तक सही है, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है गाइडलाइन जारी किया है कि एक सरकार ऐसा कर सकती है या नहीं. तो उसको लेकर जो है हम देखेंगे ये टॉपिक. तो देखते हैं. So the Supreme Court of India recently announced its intention to issue nationwide guideline to regulate property demolition, a move spurred by increasing concern over the practice of bulldozer justice. तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसके रिगार्डिंग जो है आपको गाइडलाइन लाने जा रहा है कि रेगुलेट करे प्रॉपर्टी को जो डेमोलिश करते हैं कि इसके रिगार्डिंग जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है गाइडलाइन जारी किया जाए जो आपको सभी को जो है फॉलो करना होगा. इस तरह का कि आप आर्बिट्रेरी टाइप से जो है किसी के घर को नहीं गिरा सकते हैं. तो इस तरह की जो है गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट लाने जा रहा है. The Supreme Court's intervention highlight a growing need for understanding due process to prevent arbitrary and potentially unjust demolition. तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है आपको जुडिशियल ओवर रीच जो कह लीजिए, ओवर रीच तो नहीं कहेंगे, जुडिशियल रीच ही है यहाँ पर, और जो कि गवर्नमेंट जो है आर्बिट्ररी और एक अनजस्ट जो डिमोलिशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है और उसके रिगार्डिंग जो है कंसर्न की बात है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कॉग्निजेंस लिया है, नोटिस किया है और इस पर जो है गाइडलाइन भी जारी कर रही है. बुलडोजर जस्टिस अ टर्म रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ डिमोलिशिंग प्रॉपर्टीज ऑफन बिलोंगिंग टू दोज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स समटाइम्स विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसीजर. तो ये बुलडोजर जस्टिस क्या है, ये जो टर्म दिया गया है कि सडन जो है आपको जस्टिस दे दिया जाएगा, मतलब उसके प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया जाएगा. अगर कोई किसी क्राइम में जो है एक्यूज है तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है उसको डिमोलिश किया जाएगा. तो ये जो है आपको एक बुलडोजर जस्टिस जो है इस टर्म को दिया गया है. द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द प्रैक्टिस ऑफ डिमोलिशिंग प्रॉपर्टीज विदाउट प्रॉपर लीगल प्रोसीजर. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सही नहीं है, क्रिटिसाइज किया है कि आप किसी के प्रॉपर्टी को जो है एक लीगल प्रोसीजर के विदाउट जो है डिमोलिश नहीं कर सकते हैं. वहाँ पे पूरा जो है आपको कोर्ट के थ्रू, म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू आपको पूरा जो है उससे ये लेना होगा, देखना होगा कि उसका जो है से इलीगल प्रॉपर्टी तो नहीं है. अगर लीगल है तो आप उसको ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो क्रिमिनल भी है. तो दे स्ट्रेस दैट इवन अ कन्विक्शन डज नॉट जस्टिफाई डिमोलिशन विदाउट एडहेरेंस टू लीगल नॉर्म्स. वही बात है कि अगर कोई कन्विक्ट भी है, कोई क्राइम भी कर चुका है तो उसके प्रॉपर्टी को आप ऐसे डिमोलिश नहीं कर सकते हैं अगर उसका प्रॉपर्टी जो है लीगल है, सब कुछ ठीक ठाक है, प्रॉपर्टी का पेपर वगैरह सारी चीजें ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है. Article 300A of the Indian Constitution guarantees that no person shall be deprived of their property except by law. तो आर्टिकल 300A जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, आपको आर्टिकल जो है 31 जो है आपको फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो बाद में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उससे हटा दिया गया 1940
जो 78 में है इसको हटा दिया गया था आर्टिकल और इसको रख दिया गया 308 में। नाउ इट इज अ लीगल राइट और उसके थ्रू जो है गारंटी करता है कि सभी के पास जो है घर होना चाहिए, आप ऐसे जो है किसी के घर को खत्म नहीं कर सकते हैं। दिस प्रोविजन एम्फेसाइज दैट प्रॉपर्टी कैन ओनली बी टेकन अवे फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस अंडर वैलिड लॉज। तो किसी का जो है प्रॉपर्टी तभी आप ले सकते हैं जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो फॉलो हो और साथ साथ जो है आपको जो है वैलिड रीजन हो, वैलिड लॉ हो कि इसका जो है इलीगल है प्रॉपर्टी है, तभी जाकर जो है किसी के प्रॉपर्टी को आप डेमोलिश कर सकते हो। Article 21 of the Constitution guarantees that no person shall be deprived of life or personal liberty except according to a procedure established by law। Article 21 भी हमें क्या कहता है, राइट टू लाइफ के बारे में कहता है कि किसी भी इंसान की जिंदगी लेने का हक किसी को नहीं है। हाँ, आप उसी तरह से उसका जिंदगी ले सकते हैं जिस तरह से लॉ में लिखा गया है। जैसे कोई क्राइम कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, रेप कर रहा है, तो उसको फांसी की सजा दे दिया जा सकता है, वो लॉ के थ्रू दिया जा सकता है। और कन्विक्ट को जब वो साबित हो जाए कोर्ट में तो कोर्ट उसको सजा देगी। इस तरह से जो है आप किसी का डेमोलिशन नहीं कर सकते हैं। इमीडिएट डेमोलिशन विदाउट ड्यू प्रोसेस वायोलेट द राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इमीडिएट डिमोलिशन जो हो रहा है बिना कोई इसके जांच के, बिना ड्यू प्रोसेस के, तो ये जो है राइट टू लाइफ जो है उसको वायोलेट करता है, पर्सनल लिबर्टी को वायोलेट करता है। तो ये चीज जो है आप इसको नोट कीजिएगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन सेक्शन। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो बन सकता है हमारे एग्जामिनेशन में, किस तरह के क्वेश्चन जो है फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो जुडिशियरी के जो है इंडिपेंडेंस को जो है कौन सा जो है प्रोविजन इंश्योर करता है कि हमारा जुडिशियरी जो है इंडिपेंडेंट है, उसका जो है किसी पे कोई दबाव नहीं है, किसी के अंडर में काम नहीं करता है। तो क्या चीज है, द लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो लेजिस्लेचर जो है इसके जज का अपॉइंटमेंट लेजिस्लेचर नहीं करता है, पार्लियामेंट नहीं करती है। तो ये सही है, इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव करता है। और वो किसके इससे रिकमेंडेशन पे, चीफ जस्टिस के, जुडिशियरी के ही रिकमेंडेशन पे करता है। द जजेस हैव अ फिक्स्ड टेन्योर। तो उनको डर भी नहीं रहता है कि बीच में हटा दिए जाएंगे, इनका फिक्स्ड टेन्योर होता है अलग अलग जजेस का अलग अलग तरह से। सुप्रीम कोर्ट का 65, हाई कोर्ट का 62 ईयर का फिक्स्ड टेन्योर है। द जुडिशियरी हैज द पावर टू पेनलाइज दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट के डिसीजन को आप क्रिटिसाइज नहीं करते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू जो है जुडिशियरी आपको जो है पेनलाइज कर सकता है, फाइन कर सकता है। जुडिशियरी इज नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन ईदर द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। इनका जो सैलरी वगैरह है वो फिक्स है। जुडिशियरी इसकी सैलरी वगैरह में कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो है इनकी सैलरी आती है और पैसा वगैरह, तो ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी नहीं है। तो इसलिए जुडिशियरी भी है जो है जुडिशियल रिव्यू का भी काम करता है। तो इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है, तो इसमें से चारों स्टेटमेंट सही है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The landmark Supreme Court case Keshwanand Bharati versus State of Kerala is famous for establishing which doctrine in constitutional law। The केशवानंद भारती केस 1973 में जब आया था तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस लिए फेमस है, व्हाई इट इज फेमस। केशवानंद भारती केस जो है पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, जुडिशियरी के जो है पूरे आपको डिसीजन को चेंज करके रख दिया। सो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट। सो केशवानंद भारती केस से क्या आया, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट दे कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले चीफ जस्टिस कौन थे सबसे पहले, मेहरचंद महाजन, ए.के. सरकार, हीरालाल जेकानिया, एस.आर. दास। एंड द करेक्ट आंसर इज हीरालाल जेकानिया। ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच आर्टिकल कैन सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट। तो सुप्रीम कोर्ट रिट जो है इशू किस आर्टिकल के थ्रू कर सकता है, तो रिट जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रिट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू एंड अंडर विच आर्टिकल, तो 131, 32, 143, आर्टिकल 226 एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 32। और हाई कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 226 जो है हाई कोर्ट जो है रिट इशू कर सकता है। मेंडेबस को, वारंटो, habeas corpus, certiorari, prohibition, these are the 5 writs the judiciary can issue. Now the next question is
द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। तो जुडिशियल रिव्यू जो है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये आपको क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू कोर्ट जो है, जुडिशियरी जो है वो क्या करती है, एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, डिक्लेयर लॉ ऑफ पार्लियामेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट आर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियरी, प्रिपेयर लॉज टू प्रिजर्व द रूल ऑफ लॉज। तो सब क्या करता है जुडिशरी, इसके थ्रू जो है डिक्लेयर लॉज ऑफ पार्लियामेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट आर अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 13 जो है वो बताता है कि दैट any laws made by the legislature and implemented by the executive which is inconsistent with the constitution that violates the fundamental right, the judiciary has the power to declare that law null and void। तो ये जो है आपको सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू का पावर है, और ये जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है, यूएस से लिया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, हम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024 इंपॉर्टेंट है। आपको स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड जो है 2024 जो है वो रिलीज हो चुका है, उसके बारे में हम देखते हैं क्या पैराग्राफ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। So recently the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change and Chief Minister of Rajasthan presented the Swachh Vayu Sarvekshan Award on the occasion of the International Day of Clean Air for Blue Skies, स्वच्छ वायु दिवस एट जयपुर। तो किन लोगों ने जो है आपको ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया है, तो एक तो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, दूसरे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, और ये कब किया है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, और उसको स्वच्छ वायु दिवस के तौर पे भी मनाते हैं। तो इस दिन जो है इन्होंने ये अवार्ड पब्लिश किया है, दिया गया है। The Swachh Vayu Sarvekshan Award 2024 was presented to the best performing national clean air campaign cities in 3 categories based on population। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है 3 कैटेगरी में जो है ये अवार्ड जो है सिटीज को दिया गया है। द म्युनिसिपल कमिश्नर्स ऑफ द विनिंग सिटीज वेर अवार्डेड द कैश प्राइज, ट्रॉफीज एंड सर्टिफिकेट। तो इन जगह के जो सिटी के म्युनिसिपल कमिश्नर है उनको कैश प्राइज दिया गया, इसमें एक ट्रॉफी और साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। सो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इज अ न्यू इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज to rank cities on the basis of air quality and implementation of activities under the City Action Plan NCAP in 131 non-attainment cities। तो ये जो है एक आपको स्कीम है जिसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, ताकि सिटीज को जो है रैंक दे सके कि कौन सिटी ज़्यादा पॉल्यूशन से फ्री है, एयर पॉल्यूशन से फ्री है। नेशनल प्लान एक्शन प्लान के थ्रू जो है ये कितनी सिटीज जो है इसके अंडर में नहीं आती है, वायु जो है वहाँ का जो एयर है बहुत क्लीन है। Cities are declared non-attainment if over a 5-year period they constantly do not meet the national ambient air quality standard NAAQS for PM10 और NO2 nitrous oxide। तो ये जो है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है सिटी को नॉन अटेनमेंट अगर वो जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है, रिक्वायर्ड जो एलिजिबिलिटी है उसको फॉलो नहीं करती है। PM10 और NO2 का जो उससे ज़्यादा बढ़ जाता है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड डेटा है उससे ज़्यादा उसमें पॉल्यूशन हो जाता है, तो वो अटेनमेंट सिटी के तौर पे उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। The National Clean Air Program NCAP aims to systematically address air pollution by engaging all stakeholders and ensuring necessary action। तो ये क्या है कि सारे जो है एड्रेस करना, सिस्टमेटिकली एड्रेस करना एयर पॉल्यूशन को, और जो भी एक्शन लिया जा सकता है उसके ऊपर लिया जाएगा। इट इज द फर्स्ट एवर एफर्ट इन द कंट्री टू फ्रेम अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड विद अ टाइम बाउंड रिडक्शन टारगेट। तो ये जो है पहला एफर्ट है जिससे कि एक एयर क्वालिटी फ्रेमवर्क जो है ये किया जाए, बनाया जाए, और जो है इसको एयर पॉल्यूशन को जो है एक टारगेट बेस के तौर पे जो है कि इतना टारगेट लेके जो है हम इसको रिड्यूस कर सके, पॉल्यूशन फ्री सिटीज जो है वो डेवलप कर सके। नाउ वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। तो पहला क्वेश्चन है, दिस सिटी हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द कैटेगरी 1 इन द क्लीन एयर सर्वे 2024। सो क्लीन एयर सर्वे में आपको नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी सिटी आई है, तो कैटेगरी 1 में जबलपुर, चेन्नई, सूरत, बैंगलोर, एंड द करेक्ट आंसर इज सूरत। तो नंबर 1 पे सूरत है, जबलपुर सेकंड पोजीशन पे है, दैट इज इन मध्य प्रदेश, एंड आगरा इज एट थर्ड पोजीशन, यूपी में जो आगरा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो अभी हमने देखा कि ये इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर
ब्लू स्काई जो है किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन को? 7th ऑफ सितंबर, 8th ऑफ सितंबर, 9th ऑफ सितंबर, 10th ऑफ सितंबर, एंड द करेक्ट आंसर इज 7th ऑफ सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following pollutants is most commonly associated with respiratory disease? तो इसमें से कौन सा पॉल्यूटेंट जो है जो हमारे सांस लेने की बीमारी जो है उससे रिलेटेड है या एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड है, तो वो किससे है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 या ओजोन। एंड द करेक्ट आंसर इज पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5। ये जो है बहुत स्मॉल पार्टिकल होता है हमारे एयर में जो है वो मिक्स होता है। जब हम इंस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो सांस के थ्रू जो है हमारी बॉडी में आ जाता है और वो जो है पॉल्यूट जो है हमारे बॉडी में डिजीज जो है वो क्रिएट करता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन इज कल्चरल एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन? तो किस तरह का पॉल्यूशन जो है कल्चरल एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड है, यूट्रोफिकेशन से रिलेटेड है? तो सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एंड द करेक्ट आंसर इज वाटर पॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है जैसे कि आपको सल्फर, ये जो है नाइट्रस, नाइट्रोजन वगैरह, ये सारी चीजें जो है आपको वाटर में वो बढ़ जाती है, न्यूट्रिएंट का जो है इंक्रीमेंट हो जाता है, जिससे अलगी फंग जो है वो उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है आपको वाटर बॉडीज में। और उसके बाद क्या होता है कि साथ साथ जो है वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी जो हो जाती है जिससे क्या होता है कि एक्वेटिक एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना जो है वहां पे डेथ होने लगता है उस वाटर में। तो ये जो है यूट्रोफिकेशन उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रेन इज ड्यू टू एयर पॉल्यूशन कॉज्ड बाय? तो एसिड रेन जो है वो किसके वजह से ज्यादा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड द करेक्ट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। इसके थ्रू जो है आपको एसिड रेन जो है इस आपको ये इन केमिकल से जो है एसिड रेन होता है। एसिड रेन जो है येलोइश कलर कर देता है हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह सब पे, और बहुत सारी बीमारी भी इससे होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पेरिस पैरा ओलंपिक्स गेम 2024। तो अभी जो है पेरिस ओलंपिक कंडक्ट हुआ था, अब जो है पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ है, इसके बारे में देखते हैं क्या जो है सीन है, क्या क्या इसके बारे में दिया गया है उसको देखते हैं। Recently, the Prime Minister lauded India's best ever performance of para athletes at the Paris Para Olympic Games 2024। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इन लोगों को काफी जो है सराहना किया है, ट्विटर पे हमेशा ट्वीट किया इन लोगों के बारे में, इन लोगों से मिले भी हैं जो पैरा ओलंपिक एथलीट थे हमारे। India witnessed its best ever campaign in the Paris Paralympic 2024, bagging a total of 29 medals। तो इंडिया का ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था पैरा ओलंपिक्स में, और इंडिया ने टोटल जो है इसमें 29 मेडल, 29 मेडल जीता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। इट इंक्लूडेड 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल। तो टोटल जो है 29 में, जिसमें 7 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 13 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। The Paralympics is the largest international event for disabled athlete and takes place shortly after the Olympics game। तो अभी ओलंपिक्स भी बाहर कंडक्ट हुआ था पेरिस में, और उसके जस्ट बाद जो है पैरा ओलंपिक जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए जो है ये गेम होता है। Olympic style games for athletes with a disability were organized for the first time in Rome in 1960। तो पहली बार जो इस तरह का गेम जो है रोम में एस्टेब्लिश किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था 1960 में। It is supervised by the International Paralympic Committee, a body recognized by the IOC। तो इसको सुपरविजन कौन करता है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, और जो है ये बॉडी रिकॉग्नाइज्ड है। किसने रिकॉग्नाइज किया इसको? दैट इज IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है। द पेरिस पैरालंपिक गेम 2024 took place between 28th of August and 8th September 2024 and featured approximately 4400 athletes from around the world। तो ये 28 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक ये चला था, और टोटल जो है इसमें आपको 4400 एथलीट जो है पार्टिसिपेट किए थे, और दिस इज द 70th एडिशन ऑफ द पेरिस पैरालंपिक। इंडिया सेंट अ डेलीगेशन ऑफ 84 पैरा एथलीट्स कंप्लीटिंग इन 12 डिसिप्लिन टोक्यो 2021 9 डिसिप्लिन। तो इंडिया ने अपने 84 एथलीट को भेजा था जो 12 अलग अलग डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट किए हैं। टोक्यो 2020 जो हुआ था ओलंपिक, उसमें 9 डिसिप्लिन में इंडियन एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग एंड ब्लाइंड जूडो वेयर न्यू एडिशन। तो 3 नया स्पोर्ट जो है वो ऐड किया गया, एक तो पैरासाइक्लिंग, और एक है पैरा रोइंग, और एक है ब्लाइंड जूडो। इनको जो है आपको ऐड किया गया है।
द पैरा ओलंपिक फ्रिज इंस्पायर्ड बाय द फ्रिजियन कैप इज द मैस्कॉट फॉर पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024। तो ये जो फ्रिज है, फ्रिजियन कैप जो है वो इसका मैस्कॉट है पेरिस पैरा ओलंपिक का। और ये क्या सिंबलाइज करता है? ये सिंबलाइज करता है लिबर्टी और फ्रीडम को जो है ये आपको सिंबलाइज करता है। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या बन सकता है उसको हम देखते हैं। नेम द फ्लैग बियरर एट द 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक। तो पेरिस पैरा ओलंपिक में फ्लैग बियरर कौन थे? इन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में जो है फ्लैग जो है इंडिया का वो था। तो सुमित अंटिल, भाग्यश्री जाधव, भगत प्रमोद, बोथ ए एंड बी। एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी, दैट इज सुमित अंटिल और भाग्यश्री जाधव जो है ये थे आपको फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। पेरिस ओलंपिक में कौन थे? हमारे पीवी सिंधु और शरद कमल जो है वो आपको और पेरिस ओलंपिक में आपको ओपनिंग सेरेमनी में ये थे फ्लैग बियरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ समर पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। तो मेडल टैली को किसने टॉप किया है? इसमें सबसे नंबर 1 पोजीशन पे कौन था? चाइना, यूएस, जापान, नीदरलैंड। एंड द करेक्ट आंसर इज यूएस। तो सॉरी चाइना जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे था पेरिस पैरा ओलंपिक्स में। यूएस जो है दैट इज इन द पेरिस ओलंपिक में नंबर 1 पोजीशन पे था। और इस बार जो है चाइना जो है पेरिस पैरा ओलंपिक में नंबर 1 पे था। इंडिया का पोजीशन जो है पेरिस ओलंपिक में कितना था? 71। और इसमें कितना है? दैट इज आपको 19th पोजीशन पे इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री डिड द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट। तो ये जो है आपको ओलंपिक गेम जो है हमारा कहां से ओरिजिनेट हुआ है, किस जगह से ओरिजिनेट हुआ था? ग्रीस, रोम, इजिप्ट, चाइना। एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रीस से जो है ये ओलंपिक गेम एंशिएंट टाइम में ओरिजिनेट हुआ। मॉडर्न ओलंपिक्स गेम भी जो है ग्रीस से ही शुरू हुआ, दैट इज इन 1896 फ्रॉम एथेंस। ग्रीस से जो है पहला ओलंपिक यही हुआ था स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द पेरिस ओलंपिक 2024। तो पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने कितना मेडल जीता? टोटल मेडल इंडिया वॉन बाय इन पेरिस ओलंपिक 2024 0, 6, 9, 11 एंड द करेक्ट आंसर इज 6। तो टोटल 6 मेडल इंडिया जो है उसने जीता था, दैट इज 1 इज सिल्वर एंड 5 आर ब्रॉन्ज। These 6 मेडल won by India. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का हेडक्वार्टर कहां है, किस जगह पे इसका हेडक्वार्टर है? लुजाने स्विट्जरलैंड, जिनीवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया, रोम इटली। द करेक्ट आंसर इज लुजाने स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज पीएम श्री स्कीम जो है आपको इसके बारे में हम देखते हैं कि पीएम श्री स्कीम क्या है जिसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। So after Punjab, the Delhi government had decided to sign a memorandum of understanding with the central government to implement the PM Shri scheme. तो पंजाब के बाद दिल्ली गवर्नमेंट भी जो है अब साइन करने जा रही है, पीएम श्री स्कीम को जो है वो अपने यहाँ इंप्लीमेंट करेगी। The Education Ministry had stopped fund under the समग्र शिक्षा अभियान to Delhi, Punjab and West Bengal because of their reluctance to participate in the PM Shri स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इन लोगों को फंड देना बंद कर दिया था। किस किस को? 3 स्टेट को, एक तो दिल्ली को, एक पंजाब को, एक वेस्ट बंगाल को। इन लोगों ने कहा था कि हम पीएम श्री स्कीम को जो है अपने यहाँ इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो है समग्र शिक्षा अभियान के थ्रू जो फंड मिलता है वो बंद कर दिया था। तो पंजाब ने इंप्लीमेंट कर लिया, अब दिल्ली जो है वो भी साइन कर लिया है तो वो भी इंप्लीमेंट करेगा। समग्र शिक्षा अभियान SSA इज एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन extending from preschool to class 12 to ensure inclusive and equitable quality education at all level of school education। तो ये जो समग्र शिक्षा अभियान जो है ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है जो कि आपको प्री से लेकर 12 तक जो है एक इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करने का ये एक इनिशिएटिव है। The PM Shri scheme is centrally sponsored initiative launched in 2022 by the central government of India aimed at stabilizing over 14,500 PM Shri school by enhancing existing school to showcase the implementation of the National Education Policy NEP 2020। तो ये जो है आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 40% जो है गवर्नमेंट देगी और 14,500 जो है उससे ज्यादा पीएम श्री स्कूल जो है बनाने की बात कही गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को वहां पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, अलग तरह से जो है स्कूल को डेवलप किया जाएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड नर्चरिंग एनवायरनमेंट
that promotes the well-being and state of every student, offering diverse learning experiences and access to quality infrastructure और resources। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यही है कि एक बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे सभी लोग जो है हर क्लास स्ट्राटा से जो है स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेशन ले सके, बेटर एजुकेशन ले सके, तो और वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज जो है वहाँ सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। So with reference to PM Shri scheme, consider the following statement। तो PM Shri scheme से related statement है, देखते हैं। The scheme aims to upgrade and develop all the government school in the country। तो ये कह रहा है कि स्कीम का मेन जो मोटिव है वो है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल को डेवलप करना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ द स्कीम। क्या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इस स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ओनली 2। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो इसको नोडल एजेंसी है, लेकिन इसका डेवलपमेंट कितना करना हमने पढ़ा था 14,500 जो है स्कूल को डेवलप करना है, सभी को नहीं करना है, एग्जिस्टिंग स्कूल को ही डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम श्री। तो पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल फॉर रिवाइविंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर कॉलेजेस फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर रेजिंग इंडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पूरा स्कीम बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम रिफर्स टू। द पूरा स्कीम क्या था जो कि डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है मिसाइल मैन भी कहा जाता है, इन्होंने कहा था। व्हाट वाज दैट स्कीम? तो ये था प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। दैट इज द स्कीम जो है वो था कि अर्बन एरियाज का जो फैसिलिटीज है रूरल एरियाज में उसको प्रोवाइड किया जाए, हर तरह की फैसिलिटी रूरल एरिया में भी प्रोवाइड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्किल इम्पार्टिंग फाइनेंशियल। तो ये जो है आपको एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया टुडे। तो अभी जो है एजुकेशन मिनिस्टर हमारे कौन है? हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, जगत प्रकाश नड्डा। तो कौन है आपको? तो ये जो है आपको अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन जो है ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ। तो ये जो मंथ था वो ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ जो है, और इसको जो है ये क्या होता है ओवेरियन कैंसर, कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था काफी ओवेरियन कैंसर, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं। The American Association for Cancer Research, the world's oldest and largest professional organization dedicated to cancer research, has recognized September as Ovarian Cancer Awareness Month। तो ये जो है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च ने सितंबर मंथ को कहा है कि ये ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ रहेगा और इसको रिकॉग्नाइज किया है। दिस मंथ इज डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट दिस डेडली गायनोकोलॉजिकल कैंसर। तो ये जो है आपको ओवेरियन कैंसर लेडीज में होता है और इसी को जो है डेडिकेट है ये मंथ। National Cancer Awareness Day is celebrated in India on 7th of November every year to raise awareness about cancer and encourage early detection। हम लोग हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 7 नवंबर को। और ये जो है जो भी लोगों को कैंसर है उसके कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए जो है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओवेरियन कैंसर इज अ कैंसरस ट्यूमर दैट फॉर्म्स इन द टिश्यूज ऑफ एन ओवेरी। तो ये एक ट्यूमर है, कैंसरस ट्यूमर है जो कि वीमेन के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ओवेरी, वहां जो है उसको हो जाता है ये कैंसर। द ओवेरीज आर अ पेयर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स दैट मेक एग्स एंड फीमेल हार्मोन्स। तो ओवेरीज जो है रिस्पॉन्सिबल है एग और हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करने में वीमेन में। कैंसर इज अ डिजीज इन विच एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल एंड फॉर्म अ ट्यूमर। तो कैंसर क्या है? कैंसर जो है सेल का ग्रोथ है, बहुत एबनॉर्मल, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगे तो वो जो है क्या बन जाता है? आपको ट्यूमर बन जाता है, कैंसर बन जाता है। ओवेरियन कैंसर कंट्रीब्यूट्स टू 6.6% ऑफ ऑल वीमेन्स कैंसर इन इंडिया। तो टोटल 6.6% जो है वो वीमेन कैंसर जितने भी हैं उसमें ओवेरियन कैंसर का कितना है? 6.6%। द डिजीज इज पार्टिकुलरली प्रॉब्लमेटिक ड्यू टू लेट डायग्नोसिस विच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सर्वाइवल रेट्स। तो ये असल में क्या है कि ये क्योरेबल है, लेकिन इसको डायग्नोसिस जो है सही से हो नहीं पाता है, इसको लोगों को पता भी नहीं होता है, और उसके बाद जो है इसलिए जो है लोग इसका इलाज नहीं करवाते हैं और इसमें डेथ हो जाती है, ज़्यादा जो है वो लेट हो जाता है।
Common symptoms include bloating, pelvic or abdominal pain, loss of appetite, feeling full quickly, frequent urination, indigestion, constipation, back pain, persistent fatigue, weight loss and postmenopausal vaginal bleeding. तो ये सारे जो है इसके कॉमन सिम्टम है। आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, इंडाइजेशन होगा, जल्दी आपको लगेगा कि खाना जो है वो हो गया, पेट फुल हो गया, एपेटाइट नहीं रहेगा आपका, इस तरह से जो है वेट लॉस होगा, थकावट रहेगी। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द ओवेरियन कैंसर। नाउ वी विल सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कैंसर। Which patient is having very high risk for developing ovarian cancer? तो किसको ज्यादा रिस्क है कि उसको ovarian कैंसर हो सकता है? 30 years old and oral contraceptive, 30 years old who had first child at 22 years, तो ये जो है आपको कि 36 साल की हो और उसको पहला चाइल्ड जो है 22 साल पे हुआ हो। 45 years old who has never been pregnant, 40 years old who had 5 alive children, 1 abortion, तो किसको ज्यादा चांसेस है कैंसर होना? कैंसर होना ज्यादा चांसेस जो है 45 इयर्स ओल्ड हु हैज नेवर बीन प्रेग्नेंट, तो ये जो है ज्यादा इससे आपको हो सकता है ऑप्शन सी जो है। ऐसे तो किसी को भी हो सकता है लेकिन ज्यादा जो है आपको इन पे ज्यादा देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड कैंसर डे हर साल हम किस दिन को ऑब्जर्व करते हैं? कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए जो है ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। फरवरी 4th, फरवरी 6th, फरवरी 8th, फरवरी 2nd, and the correct answer is February 4th. Next question is the spread of cancer cells from primary tumor to other parts of the body is called? तो कैंसर सेल जो एक छोटा सा ट्यूमर होता है और उससे जो है पूरे बॉडी में आपके फैल जाता है, तो ये जो है वो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोलिफरेशन, एंजियोजेनेसिस, मेटास्टेसिस, एपोप्टोसिस, एंड द करेक्ट आंसर इज मेटास्टेसिस। उसको कहते हैं मेटास्टेसिस, जो छोटे से जो है पूरे आपके बॉडी में फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ 2024 वर्ल्ड कैंसर डे? तो वर्ल्ड कैंसर डे 2024 का जो है थीम क्या था? आई एम एंड आई विल, क्लोज द केयर गैप, वी कैन, आई कैन, कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड टू। एंड द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2024 इज क्लोज द केयर गैप। ये जो है आपको थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज? तो इसमें से कौन सा जो है वायरल डिजीज जो है जैसे वायरस से जो फैलने वाला जो है आपको बीमारी है, तो वो कौन है? कॉमन कोल्ड, एड्स, डिसेंट्री, कॉमन कोल्ड, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, रिंगवॉर्म, एड्स। एंड द करेक्ट आंसर इज कॉमन कोल्ड, एड्स। तो कॉमन कोल्ड जो है आपको राइनो वायरस से होता है, एड्स जो है HIV वायरस से होता है, डिसेंट्री जो है आपको बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से है, ट्यूबरक्लोसिस भी बैक्टीरिया से है, रिंग वॉर्म जो है वो फंगस से है। तो इस तरह से ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि वायरल डिजीज है। जैसे कोरोना एक वायरल डिजीज था। कैंसर के स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। तो ये याद रखिएगा। सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन. Again, in case if you want to join us for self-study program, then you can visit our center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. In case if you are not in Mumbai or Pune based, then you can call on this number for live classes, online classes के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा. And kindly check the description box. We have provided the self-study program link in the description box. और भी कोई queries हो तो आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.